समाजवादी परिवार की कलह में विजयी होने के बाद अखिलेश यादव चुनावी रणनीति और गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जोश में भरी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने तो ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि सपा के साथ गठबंधन होगा। वहीं शीला दीक्षित ने भी कांग्रेस की सीएम पद के चेहरे के तौर पर अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी और बीएसपी इसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं। पिता मुलायम से सपा में वर्चस्व की जंग जीत लेने के बाद अब अखिलेश यादव यूपी की सियासी जमीन पर विपक्ष को पटखनी देने की योजना में जुट गए हैं। कांग्रेस का हाथ भी अखिलेश की साइकिल को और अवतार देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अब तक गठबंधन को लेकर कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही बिहार की तर्ज पर यूपी में भी सपा, कांग्रेस और आरएलडी साथ साथ नजर आ सकते हैं। कांग्रेस से गठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। रामगोपाल यादव के इस बयान ने सपा और कांग्रेस के बीच महागठबंधन के संकेत दिए, तो एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस को अपने ऊपर कितना भरोसा और इस गठबंधन से कितनी उम्मीदें हैं, इसकी तस्दीक की शीला दीक्षित ने, जो आसानी से अखिलेश के लिए मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार हो गई हैं। इस वक्त सिर्फ इतना बताया क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे होगा नहीं होगा। तो आपकी ये जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए अभी सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। The CM candidature, naturally, if two parties have come together and they both had different CM candidates, you can't have two candidates as CM. So I would like to gracefully withdraw from it. सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की खबरों पर विपक्ष की पैनी नजर है। विपक्ष ने इसे सपा और कांग्रेस की हताशा करार दिया। 100 वो समझौते में सीटें उनकी जा रही हैं, तो जहां पर वो जीतने वाली थी, सपा का वोट कांग्रेस को या और किसी दल को ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वो सारा का सारा वोट फिर इन सीटों का भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला है, इसलिए भाजपा को तो लाभ इससे होने जा रहा है। एक गेट की पार्टी, एक उत्तर प्रदेश में खनन और भू माफिया की पार्टी, दूसरा राजनीतिक तौर पर ये जो अधपकी खिचड़ी है जनता को पसंद नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए अखिलेश की साइकिल पर बैठकर सत्ता की गलियारों तक पहुंचने का मौका है, तो अखिलेश यादव भी घर में मची कलह से हुए नुकसान की भरपाई कांग्रेस की मदद से करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुलायम और अखिलेश दोनों मीडिया से मिलेंगे और पार्टी की रणनीति के बारे में बताएंगे। जाहिर है कि यूपी में पहले दौर का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गई है। संभावना इस बात की है आज सपा की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की जा सकती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। खुर्रम, पहले कहा जा रहा था कि कल तक हो सकता है कि गठबंधन का ऐलान कर दिया जाए, आज कुछ आसार हैं? और दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक साथ कर सकते हैं। जी तमन्ना, आज गठबंधन का ऐलान होना है और तकरीबन तय है कि आज गठबंधन का ऐलान होगा सपा, कांग्रेस, आरएलडी के बीच। और अगर वक्त की बात करें तो जो हमारे सूत्रों बता रहे हैं कि 12 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, और संरक्षक मुलायम सिंह यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है और साथ ही जो मैनिफेस्टो है उसको भी सार्वजनिक किया जा सकता है और साथ ही सीट शेयरिंग क्या होगी, सारे फॉर्मूले आज बताए जाएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए कहा जा रहा है कि आज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज़ का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, जो पहला फेज़ है वहाँ पर अभी तक की क्लियरिटी नहीं है कि सपा, कांग्रेस, आरएलडी कैसे लड़ेगी, लेकिन कल ये स्थिति साफ हो गई थी कि गठबंधन होगा। चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, शीला दीक्षित हो या फिर अखिलेश यादव, सबने इस बात पर मुहर लगा दी थी कि गठबंधन तय है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आज होगा, देखना ये होगा कि क्या फॉर्मूला होता है सीट शेयरिंग बेसिस का, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी छोड़ती है, कितनी आरएलडी को मिलती है, कितनी कांग्रेस को मिलती है।
जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 103 सीटें समाजवादी पार्टी छोड़ेगी, यानी कि वो 300 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 103 सीटों में बाकी जो अलायंस होंगे उनके लिए वो जगह छोड़ेगी, जिसमें जो लॉन्च शेयर होगा वो कांग्रेस को मिलेगा तकरीबन 75 से 80 के बीच। ये बात हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। अगर अलायंस का आज घोषणा हो जाता है और सीट नहीं मिलती है तो जो लॉन्च शेयर है पहले फेज का वो स्वाभाविक तौर पर आरएलडी को मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा, क्योंकि जो पहला फेज है वो वेस्टर्न यूपी में है और वेस्टर्न यूपी में आरएलडी एक मेजर पार्टी का रोल अदा करती है। तो वही समाजवादी पार्टी को मालूम है और अखिलेश यादव हमेशा से ये कहते आए हैं कि आपसे तो हम सरकार बना रहे हैं बहुमत की, लेकिन अगर हमें कांग्रेस का साथ मिल जाता है तो हम जो हैं 300 प्लस सीट लाएंगे। वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि माना ये जा रहा है कि माइनॉरिटी वोट बैंक इस वक्त जो है वो बहुत ही करीब से कांग्रेस को वॉच कर रही है, एनालाइज कर रही है कि कांग्रेस किधर जाएगा। ये इसलिए भी कि 2019 के चुनाव के मद्देनजर जो माइनॉरिटी है, खासा से जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इस बात को देख रहा है कि मोरल सपोर्ट कैसे दिया जाए कांग्रेस को, ताकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो कांग्रेस मोरली बूस्टअप हो और वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सके। दूसरी अहम बात, अगर आज गठबंधन का ऐलान होता है और उसके बाद घोषणा पत्र आता है तो उस पर भी सबकी निगाह होगी कि घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का दावा है कि अभी तक उन्होंने पिछले घोषणा पत्र को पूरे रूप से पूरा जितने भी वादे किए थे वो सब के सब पूरे किए हैं। तो जाहिर सी बात है जब घोषणा पत्र नया आएगा तो उसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तीसरी अहम बात, आरएलडी को कितनी सीट मिलती है, क्योंकि लॉन्च शेयर जो है वेस्टर्न यूपी को जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है कि जो पहला फेज है उसमें डिसाइसिव फैक्टर होगी, ये गठबंधन डिसाइसिव फैक्टर होगा। और यही वजह है कि सारे पार्टियों की निगाह टिकी हुई है इस अलायंस के ऊपर और कहाँ से कौन से प्रत्याशी उतरेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, वो कौन सी सीटें होंगी जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं लेकिन कांग्रेस वहां पर सीट चाहती है, ये भी मसला है। कुछ सीटें ऐसी जैसे कि अमेठी की हम बात करें, जैसे गायत्री प्रजापति विधायक हैं और कांग्रेस चाह रही है कि अमेठी से उनका कैंडिडेट उतरे, तो क्या गायत्री प्रजापति का पत्ता कटेगा या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूंसी बदला जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रिटेन करेगी। ये सब चीज़ें का आज खुलासा होगा, ये सब चीज़ें धरातल पर आ जाएगी कि किस जगह पर कांग्रेस लड़ेगी, किस जगह पर आरएलडी लड़ेगी और किस जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और उसके बाद तय ये होगा कि जिस बात का जिक्र अक्सर अखिलेश यादव करते आए हैं कि अगर ये अलायंस हो जाता है तो 300 प्लस सीटें मिलेंगी, क्या उनका ये आकलन सही था या फिर गलत था, या फिर मुलायम सिंह यादव जिन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि अकेलों को चुनाव करना चाहिए, क्या वो सही थे। तो देखना ये होगा कि एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ की जो इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस मुलायम सिंह यादव के पास है, जो यूथ है वो माना जाता है अखिलेश के साथ है। तो अब देखना यही होगा कि किसका आकलन सही होता है, किसका आकलन गलत होता है, और सबसे अहम बात कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है, कांग्रेस को कौन सी सीटें मिलती, ये सब देखने वाली बात होगी। जी खुर्रम, और जैसे आज सपा की ओर से प्रत्याशियों की सूची जो है वो भी जारी हो सकती है, तो माना जाए कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के जो खेमे के दिग्गज नेता है उनके नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं ताकि उनके विरोध को दबाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। देखिए, कल मुलायम और अखिलेश की लंबी बातचीत हुई थी, माना जा रहा कि उनको मुलाकात हुई थी और अखिलेश के पास एक सूची पहुंची थी मुलायम की, जिसमें 38 नाम दिए गए थे, जिसमें वो सारे नाम शामिल थे जो कि शिवपाल समर्थक गुट माना जाता है उन सबके, मसलन नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, आदित्य का नाम था, पन्ना यादव जो बहू है मुलायम सिंह यादव, उन सबका नाम था। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो लिस्ट आती है उसमें अखिलेश यादव किस किस को जगह देते हैं, क्योंकि आज सब कुछ तय करना अखिलेश यादव को, तो जाहिर सी बात है अब मुलायम सिंह यादव सूची देंगे अखिलेश यादव को। अगर शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि उनके लोग हों तो वो भी सूची ही देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और अंतिम फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। ये हमेशा से स्टैंड रहा है समाजवादी पार्टी का। तो देखने वाली बात यही होगी। अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि जो जंग जीती है अखिलेश यादव ने सिंबल और पार्टी पर अपना वर्चस्व की, उसके बाद वो जो बाकी दूसरे गुट जो थे उन पर उनका क्या रहमो करम रहता है कि नहीं रहता, अखिलेश यादव को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन पर उनका रहमो करम रहता है कि नहीं रहता, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन एक बात मानी जा रही है कि अखिलेश यादव जिनको जो रिश्तों को भी तरजीह देते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2017 को उन्होंने तिलांजलि रिश्ते को दे दिया था, बाप बेटे के रिश्ते को तिलांजलि दे दी थी। वो जिस तरह से चचा के सामने खड़े हुए थे एक चट्टान की तरह, तो देखने वाली बात यही होगी कि जब सूची आएगी तो क्या उनका जो व्यवहार है, जो इस वक्त इनका बॉडी लैंग्वेज देखा गया है पिछले 17-18 दिनों में, या यूं कह लीजिए कि पिछले 3 दिनों जब पूरी जंग चल रही थी,
तो क्या अखिलेश यादव के एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आता है? जी। क्या टिकट देते वक्त थोड़ी सी मुलायम होंगे अखिलेश यादव? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं सपा के बीच मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए साइकिल चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया। इस बीच मंगलवार को मुलायम सिंह यादव के घर पर मिलने वालों का तांता लगा रहा। उधर अखिलेश गुट की ओर से जारी एक पोस्टर में मुलायम के सामने अखिलेश को हाथ जोड़े दिखाया गया है। चुनाव आयोग में फतह के बाद अखिलेश गुट की ओर से 2 पोस्टर जारी किए गए हैं। एक पोस्टर में मुलायम सिंह की बड़ी सी तस्वीर के सामने छोटे से अखिलेश हाथ जोड़े खड़े हैं और दूसरे में मुलायम के चेहरे के पीछे अखिलेश का चेहरा है और दोनों पोस्टरों में लिखा है कि आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से। यह कोशिश शायद इसलिए है कि कहीं जनता में यह संदेश न चला जाए कि बेटे ने पिता से सत्ता हथिया ली और चुनाव में इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। उधर चुनाव आयोग में मात खाने के बाद मंगलवार को मुलायम सिंह के घर पर शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी मिलने पहुंचे। इसके बाद नेताजी के खास समर्थकों में शामिल गायत्री प्रसाद प्रजापति ने भी मुलाकात की। तकरीबन 4.5 घंटे चली इस मुलाकात के बाद ये नेता चुपचाप निकल गए, लेकिन इस बीच नेताजी ने मुख्यमंत्री को 38 लोगों की सूची दी, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जो नेताजी के करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट में ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और शादाब फातिमा का भी नाम शामिल है। मुलायम सिंह यादव कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे। अखिलेश यादव सूची तैयार कर मुलायम सिंह से अंतिम मुहर लगवाएंगे। मुलायम सिंह यादव संरक्षक के तौर पर मुहर लगाएंगे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि जसवंत नगर से चाचा यानी शिवपाल ही चुनाव लड़े। इन तमाम बातों पर गौर करें तो साफ है कि पार्टी में अब कोई टूट नहीं है। अटकलें कई लगाई गई कि नेताजी लोकदल के साथ मंच साझा करके चुनाव में ताल ठोकेंगे। ये भी खबर आई कि अखिलेश के खिलाफ नेताजी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सोमवार को नेताजी भी अखिलेश पर भड़कते हुए नजर आए थे। इस बीच मुख्यमंत्री के करीबी और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव में जाया जाएगा। वहीं आने वाले कुछ दिनों में गठबंधन की स्थिति भी साफ हो जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र को हमेशा नेताजी ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र दस्तावेज की तरह होता है और जब जब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया और सरकार आई तो सारी चीजें लागू की गईं, धरातल पर उतरी, जमीन पर उतरी। पिछले कुछ दिनों में सपा के भीतर जारी घमासान का पटाक्षेप हो चुका है। नेताजी और अखिलेश फिर पास पास है। ऐसे में नेताजी का साथ और गठबंधन के बाद कांग्रेस के हाथ के साथ अखिलेश को जनता कितना सराहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विक्रम मिश्र, एपीएन, लखनऊ। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सपा में पिता पुत्र के बीच राजनीतिक युद्ध विराम पर कहा कि वो यही चाहते थे कि पिता पुत्र के रिश्ते खराब ना हो और पार्टी भी ना टूटे। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक होगा। पहले दिन से हमने यही कहा और यही दुआ भी थी, यही ख्वाहिश भी थी और ये ज़रूरत भी थी। पार्टी भी बची, साइकिल भी बची और आप देख रहे हैं कि रिश्ते भी बचे। जो लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे इस बात की कि समाजवादी खानदान टूट गया, समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई, समाजवादी सरकार खत्म हो गई, उन्हें मायूसी हुई है, उनसे हम बहुत माफी चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में अखिलेश यादव बिजली, मकान, मोबाइल और एक्सप्रेसवे से जनता को लुभाएंगे और उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद अनोखा और खास होने वाला है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक राजनीतिक पार्टियों ने ना तो अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ना ही सभी सीटों पर प्रत्याशी। उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी और साइकिल सिंबल मिलने के बाद लोगों की उत्सुकता अब ये जानने में भी है कि एक अलग छवि का दावा करने वाले अखिलेश जनता से क्या क्या वादे करते हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं
खुर्रम निजामी का। खुर्रम, पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है वो है चुनावी घोषणा पत्र। क्या क्या घोषणाएं आज अखिलेश यादव कर सकते हैं और क्या आज ये चुनावी घोषणा पत्र सामने आ जाएगा? देखिए, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आई कि वो उनके लिए महज एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक धार्मिक दस्तावेज की तरह होता है जिसका पालन, अक्षरशः पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है। ये स्टैंड हमेशा से समाजवादी पार्टी का रहा। जब पिछली बार जो घोषणा पत्र अनाउंस हुआ था तो अखिलेश यादव भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र हुआ था, और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये इस महज डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे लिए किसी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है मैनिफेस्टो, और हम इसका अक्षरशः पालन करेंगे। और उनकी पूरी कोशिश भी दिखी थी इन पूरे 5 सालों में कि उसको वो पूरा करें। लेकिन अगर हम बात करें अब, क्योंकि हालात बदल गए हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही स्टेट प्रेसिडेंट थे अखिलेश यादव, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और मैनिफेस्टो जो होगा पूरे उनकी जिम्मेदारी होगी कि मैनिफेस्टो क्या होगा, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी क्या क्या वादे करते हैं, क्योंकि जो पिछली बार कई ऐसे वादे थे, जो कुछ वादे ऐसे थे जो वो पूरे नहीं कर पाए थे। मसलन उन्होंने ये कहा था कि एक खास कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे, वो नहीं हो पाता। और ख़ास बात ये भी है कि सर चुनाव आयोग की नज़र भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो पर है। और अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो मायावती ने मैनिफेस्टो ना पिछली बार जारी किया था ना इस बार जारी कर रही है। उनका ये कहना है कि जब वो सत्ता में आएंगी तो वो विकास का कार्य देखेंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगी। तो वहीं अखिलेश यादव पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार निगाह इस पर भी है कि आप क्या वादे करते हैं, वो वादे क्या वास्तव में आप पूरे करने के काबिल हैं कि नहीं। वो प्लेटफॉर्म पर आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म पे वो जो वादे आप करेंगे मैनिफेस्टो में वो उस काबिल हैं कि नहीं कि उस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हो सके। मसलन रिजर्वेशन का वो आप कर नहीं सकते, उसके लिए केंद्र सरकार की सहमति चाहिए और वो आपके बस में नहीं है। तो इस तरह की नज़र आयोग की भी रहेगी। तो जो मैनिफेस्टो अखिलेश यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी कि जो भी वो मैनिफेस्टो में बातें करें वो वही हो जो वो पूरी कर सके, जिनमें उनका सामर्थ्य हो पूरी करने में। और उनका ये भी कहना है, जो उनके गुट का ये भी कहना था कि मैनिफेस्टो तैयार है, सिर्फ सिंबल की बात है। अब सिंबल मिल चुका है, मैनिफेस्टो तैयार है, तो सिर्फ सिंबल को चस्पा करना है मैनिफेस्टो पर और उसको सार्वजनिक कर देना है कि क्या क्या वादे हैं। तो आज जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की जॉइंट पीसी हो सकती है। उसमें ना सिर्फ गठबंधन में मोहर लगेगी बल्कि मैनिफेस्टो भी रिलीज होगा और साथ में प्रत्याशियों की सूची भी। तो देखने वाली बात ये होगी कि बतौर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का पहला मैनिफेस्टो कैसे होता है और उसमें क्या क्या बातें कही जाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। तमन्ना। बिल्कुल खुर्रम, और दूसरी तरफ अगर आपको चुनाव सिंबल मिल गया है, आप कुछ पार्टी का नाम मिल गया है, तो आपके लिए चैलेंज भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, ना अमर सिंह का बहाना है, ना शिवपाल यादव का बहाना है। तो आपको एक तरह से अब अपने ही तरीके से काम करना है और काम को पूरा करना पड़ेगा। देखिए, अखिलेश यादव अब दुधारी तलवार अपने हाथों में ले चुके हैं। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि आप तलवार मेरे हाथों में देते हैं और उम्मीद करते हैं मैं उसको चलाऊं भी ना। तो अब वही तलवार दुधारी तलवार बन चुकी है, जिसका वार वो कैसे करेंगे और खुद बचाव कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव अभी तक की ये कहते हैं, ये एक सिंड्रोम चल रहा था विद इन द समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट की, 4.5 मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं। जाहिर बात है हर फैसले अब वो करेंगे। अभी तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे तो उनका दखल रहता था और उनके जो कहा जाता था कि चाचा काम नहीं करना देते, जो बाकी चाचा हैं उनको काम नहीं करने देते। तो अब देखना ये है कि सारे राम गोपाल से एक महज चाचा बच्चे हैं जो उनके साथ खड़े हैं, बाकी को वो किनारे कर चुके हैं और आगे भी वो लगातार इस रणनीति पर चलते रहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐसे टेस्ट है वो अखिलेश यादव का इस बार है, ऐसे टेस्ट कि क्या वो इतिहास रच पाएंगे, क्योंकि 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर गठबंधन ने अभी तक की गवर्नमेंट रिपीट नहीं किया है। तो अगर गवर्नमेंट रिपीट कर ले जाते हैं अखिलेश यादव तो वो पहले मुख्यमंत्री होंगे 89 के बाद से जो कि यहाँ सरकार रिपीट करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो और दूसरी अहम बात यह है कि अखिलेश यादव किस तरीके से, जो अभी तक की वो स्टैंड रहता था कि दागियों को नहीं देंगे, बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, तो क्या वो स्टैंड पर आप कायम रह पाते कि नहीं रह पाते, क्योंकि कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये अखिलेश यादव को भी मालूम है और अखिलेश यादव का जो गुट है वो कहता है कि अखिलेश जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि जो दावे और जो तरीके से छवि प्रस्तुत की जाती थी अखिलेश यादव की, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे उनके सामने हैं। पूरी लिस्ट दोबारा वो अनाउंस करेंगे, पूरी लिस्ट को दोबारा नए सिरे से वो बनाएंगे, तो क्या वहाँ पर भाई भतीजावाद, बाहुबली और दागी
छवि के प्रत्याशियों की भरमार होगी या वो दरकिनार होंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि माना जाता था अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता उभर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से थोड़ा अलग चल रहे थे। अगर हम कैंपेन की बात करें, पिछले कैंपेन की बात करें, तो डीपी का नाम सामने आता है, जिसको इन्होंने पुरजोर उसका विरोध किया था और कामयाब भी होते, जिसके बाद ये माना गया था कि अखिलेश यादव भले ही समाजवादी परिवार से आते हों, लेकिन उनकी विचारधारा फर्क है। अब उस समाजवादी परिवार में सबसे अहम सदस्य हो चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को हो चुके हैं, पूरी पार्टी उनके पास है। जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वहाँ भी गौर करने वाली बात है, जो नरेश उत्तम पटेल हैं, उन्होंने ददुआ का विरोध किया था, जिसका खामियाजा भुगता था। और जब वो जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो उनको एलिवेट करके वाइस प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी को बनाया था स्टेट यूनिट का, और उनको अब प्रदेश अध्यक्ष में एलिवेट किया है। तो एक बात तो साफ है कि वो वोट बैंक का जो कैलकुलेशन होता है उस पर भी निगाह है नरेश उत्तम पटेल को। अगर आप देखें तो ओबीसी, साथ में उन्होंने कड़ा मैसेज भी दिया है कि दागियों को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो नेशनल प्रेसिडेंट चाहता है और ना ही स्टेट प्रेसिडेंट चाहता है। और स्टेट प्रेसिडेंट का जो एक हिस्सा था, ददुआ के भाई का जो विरोध किया था उन्होंने, उसका खामियाजा भुगता था, तो वो भी एक नज़ीर उन्होंने पेश करी है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक वो नेशनल प्रेसिडेंट नहीं थे, अब वो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको आयोग ने भी नेशनल प्रेसिडेंट माना है। तो जो लिस्ट आएगी उसका क्या हाल होता है, देखने वाली बात होगी। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सपा में अब अखिलेश युग की शुरुआत हो चुकी है। अब किसी तरह के कोई बहाना नहीं है, ना अमर सिंह का इंटरफेरेंस का बहाना है, ना शिवपाल यादव की किचकिच का बहाना है। तो आपको जो करना है अपने तरीके से करना है और बताना है। जो आप छवि लेकर चले थे, पार्टी की साफ सुथरी छवि, युवाओं को अपने साथ जोड़ने वाला जो आप एक मिशन लेकर चले थे, उसमें आप कितना कामयाब होते हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूपी चुनावों के पहले चरण के लिए मंगलवार से नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है, जो 24 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण में 73 सीटों पर 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। इस चरण में ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की हैं। इनमें से बहुत सी सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजों पर असर डालने की ताकत रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं पहले चरण के चुनाव पर। यूपी में 17वीं विधानसभा के पहले चरण की 73 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 24 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस बार नामांकन पत्रों पर प्रत्याशी की फोटो लगाना अनिवार्य किया गया है और नागरिकता संबंधी शपथ पत्र भी देना जरूरी होगा। प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी की शाम 3 बजे तक फॉर्म ए और फॉर्म बी दाखिल कर सकेंगे। ये दोनों फॉर्म किसी दल के अधिकृत प्रत्याशी होने और पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहले चरण में 2.59 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। 1 करोड़ 42 लाख पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 17 लाख है। पहले चरण के मतदान केंद्रों की संख्या 14,514 है। ब्यूरो रिपोर्ट APM। और यूपी में पहले दौर के लिए नामांकन शुरू हो गया है और चुनाव आयोग की पूरी नजर यूपी के चुनाव पर है। चुनाव आयोग की नजर अब उन अफसरों पर है जो पिछले 3 साल से या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे अफसरों की लिस्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि यूपी में 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अफसरों का तबादला हो सकता है। चुनाव आयोग इस मामले पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। विजय बहुगुणा भी कांग्रेस नेताओं के साथ रहेंगे। खबर है कि सीनियर कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश अपने बेटे के टिकट के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रही है और बीजेपी से भी संपर्क में है। राजेंद्र भंडारी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। दूसरी ओर राज्य में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ सकती है। टिकट कटने से नाराज कई नेता बगावत कर सकते हैं और बीजेपी के कई विधायक मुख्यमंत्री हरीश रावत के संपर्क में भी हैं।
और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा घमासान जारी है। कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से जहां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार कर कांग्रेस के बागियों को टिकट देने के चलते विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के काबीना मंत्री यशपाल आर्या के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। यशपाल आर्या को उत्तराखंड के दलित वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जिस तरह से यशपाल आर्या ने कांग्रेस में एक 40 साल बिताने के बाद अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया, उस पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सूर्यवीर सजवाण का कहना है कि पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अगर यही हाल रहा तो कई और कांग्रेसी दूसरे दलों का हाथ थाम सकते हैं। संगठन की सेवा की है, संगठन में रह करके काम किया है, उनको रोका क्यों नहीं गया, विवश क्यों किया गया, उनको रोका क्यों नहीं गया। जो पिछली बार गए उनको भी रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई, और जो इस बार गए हैं मैं नहीं समझता हूं कि उनको रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता यशपाल आर्या तो बीजेपी में शामिल हुए ही, साथ ही अपने बेटे संजीव आर्या को भी टिकट के चक्कर में बीजेपी में पनाह दिलवा दी। यशपाल आर्या कांग्रेस से अपने बेटे संजीव आर्या के लिए नैनीताल विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी एक परिवार से एक ही टिकट के फैसले पर अड़िग रही। कांग्रेस की आरक्षित नैनीताल विधानसभा सीट की प्रबल दावेदार सरिता आर्या का कहना है कि वो संजीव आर्या को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देंगी। बहरहाल टिकटों को लेकर मचा घमासान बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही अब भी जारी है, जो कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिस्ट आने के बाद ही कुछ ठंडा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कांग्रेस के बागियों को टिकट बांटे हैं, उससे मोदी के राजनीति में परिवाद के हमले पर खुद ही सवालिया निशान लग गया है। रवि के वैश्य, एपीएन, देहरादून। और बात पंजाब की करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में असंतोष नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की खबरों से साफ इनकार किया है। सांपला ने इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात भी की। सूत्रों का कहना है कि सांपला फगवाड़ा सीट को लेकर असंतुष्ट हैं। इस सीट पर बीजेपी ने उनकी मर्जी के खिलाफ सोम प्रकाश को टिकट दिया है। पंजाब में टिकट बंटवारे से नाराज प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। इससे पहले सांपला ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे से नाराज विजय सांपला ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे पार्टी ने नामंजूर कर दिया। हालांकि अपने अपने बयान में उन्होंने पार्टी से किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। न मैं नाराज था, न मेरे अध्यक्ष नाराज थे। ये सब मीडिया की अफवाहें हैं। हम चुनाव में पूरी तरह सक्षम है, जीतेंगे, और जिस मिशन में मुझे लगाया गया था तो मैं आशा करता हूँ उसमें सफल भी है। खबरों के मुताबिक सांपला फगवाड़ा से सोम प्रकाश को टिकट दिए जाने से खुश नहीं है। वो वहां से अपनी पसंद का प्रत्याशी चाहते थे। बीजेपी ने पंजाब सरकार में अपने 2 मंत्रियों मदन मोहन मित्तल और चुन्नी लाल भगत को भी टिकट नहीं दिया है। हालांकि इसकी वजह बीजेपी ने उनकी उम्र का 75 साल से ज्यादा होना बताया। पंजाब में 4 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। बीजेपी ने अपने सभी 23 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल बीजेपी गठबंधन को इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ाने वाले मदरसों में मिड डे मील दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को अल्पसंख्यक आयोग की सालाना बैठक के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मदरसों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में इस मसले पर सुझाव भी मांगे गए। नकवी ने कहा कि ये सोचना गलत है कि मदरसे भारत का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में मिड डे मील का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ये फैसला करीब 1 सप्ताह से भी पहले ले लिया गया था। और कानपुर में हुई रेल दुर्घटना महज एक हादसा थी या किसी की सुनियोजित साजिश?
रेलवे की जांच रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन बिहार में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके तार कानपुर जैसी ही घटना रक्सौल दरभंगा रेल लाइन पर अंजाम देने की कोशिश से जुड़े हैं। माना यह जा रहा है कि कानपुर की घटना में भी उक्त आरोपियों का हाथ हो सकता है। इंदौर पटना एक्सप्रेस का 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में करीब 150 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बताया जाता है कि इस पूरे रैकेट के पीछे दुबई में बैठा एक शख्स है जो भारत में तबाही के लिए नेपाल के भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल कर रहा है और उसका नाम शमसूल होदा बताया जा रहा है, जो पाक की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार मोती पासवान ने पूछताछ में ये खुलासा किया कि बम विस्फोट से पटरी उड़ाई गई, जिसके चलते ट्रेन हादसा हुआ। मोतिहारी SP जितेंद्र राणा ने मंगलवार को बताया कि कानपुर ट्रेन हादसे में मोती सक्रिय रूप से शामिल था। SP के मुताबिक घोड़ा सहन में 1 अक्टूबर 2016 को रेलवे ट्रैक में बरामद ID के मामले में मोती पासवान, मुकेश शर्मा और उमा शंकर पटेल को आदापुर से गिरफ्तार किया गया। मोती ने खुलासा किया कि बम प्लांट की साजिश दुबई में बैठे शमशूल ने रची थी, जबकि नेपाल के ब्रिज किशोर गिरी को 20 लाख रुपए देकर घोड़ासाहन में बम प्लांट की जिम्मेदारी दी गई थी। घोड़साहन में असफल होने पर मोती को कानपुर में बम प्लांट करने के लिए जाया गया और इसके लिए उसे 2 लाख रुपए मिले। SP राणा ने बताया कि कानपुर हादसे के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार जियायूर और जुबैर की तस्वीर देख मोती ने उन्हें पहचाना और बताया कि ये दोनों उसके साथ कानपुर में बम प्लांट में शामिल थे। मोती से पूछताछ करने के लिए NIA, रॉ और ATS की टीम मोतिहारी पहुंच चुकी है। और फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज का दिन काफी अहम है। उनके खिलाफ 18 साल से चल रहे आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण कोर्ट फैसला सुनाएगा और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सलमान अपनी बहन अलवीरा और कुछ वकीलों के साथ मंगलवार शाम ही जोधपुर पहुंच गए। सलमान आज कोर्ट पे पेश होंगे। माना जा रहा है कि करीब 10:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और आर्म्स एक्ट उल्लंघन का मामला फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान कांकड़ी में किए गए हिरण शिकार के केस से जुड़ा है। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने जिस हथियार से शिकार किया उसकी लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 325 और 327 के तहत केस दर्ज किया गया। ये धाराएं लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद हथियार रखने और उससे इस्तेमाल करने से जुड़ी है। इसके तहत 3 से 7 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इस मामले में 10 मार्च 2016 को कोर्ट ने सलमान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए। तब सलमान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वयं के बचाव में कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया। इसके बाद सलमान की ओर से वापस बुलाए गए कुछ गवाहों की जिरह भी की गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 18 जनवरी को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। इस मौके पर कोर्ट ने सलमान को मौजूद रहने के निर्देश भी दिए थे। सलमान के कोर्ट में पेश होने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवानों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी पर BSF से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सभी अर्धसैनिक बलों के अलावा गृह मंत्रालय से भी इस मामले में जवाब मांगा। BSF जवान तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में जवानों को दिए जाने वाले खाने पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने BSF से जवानों को दिए जाने वाले खाने पर रिपोर्ट मांगी थी, जो कि BSF ने गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। और आज बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की दबंगई का क्या होगा, ये आज पता चलेगा, क्योंकि फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज का दिन काफी अहम है। उनके खिलाफ 18 साल से चल रहे आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण कोर्ट फैसला सुनाएगा और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सलमान अपनी बहन अलवीरा और कुछ वकीलों के साथ मंगलवार शाम ही जोधपुर पहुंच गए हैं। सलमान आज कोर्ट में पेश होंगे। माना जा रहा है कि करीब 10:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और आर्म्स एक्ट उल्लंघन का मामला फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान कांकड़ी में किए गए हिरण शिकार के केस से जुड़ा है। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने जिस हथियार से शिकार किया उसकी लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में उन पर आर्म्स एक्ट
की धारा 325 और 327 के तहत केस दर्ज किया गया था। ये धाराएं लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद हथियार रखने और उसे इस्तेमाल करने से जुड़ी हैं। इसके तहत 3 से 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में 10 मार्च 2016 को कोर्ट ने सलमान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए थे। तब सलमान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वयं को बचाव में कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया। इसके बाद सलमान की ओर से वापस बुलाए गए कुछ गवाहों से जिरह भी की गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 18 जनवरी को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। इस मौके पर कोर्ट ने सलमान को मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। सलमान के कोर्ट में पेश होने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारा संवाददाता ज्योति। उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। ज्योति, क्या हो सकता है आज? जी 1998 में एक फिल्म आई थी हम साथ साथ है। इस फिल्म को 19 साल हो गए हैं, लेकिन इन 19 सालों में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इन सभी पर काला हिरण के शिकार का मामला दर्ज किया गया है जोधपुर कोर्ट में। वहीं सलमान पर एक और मामला दर्ज किया गया है जोधपुर कोर्ट में आर्म्स एक्ट के तहत, जो कि काला हिरण के शिकार के दौरान जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था उसका लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते सलमान पर ये मामला दर्ज किया गया है। आज उसकी आखिरी सुनवाई है, जिसके लिए सलमान और उनका लकी मस्कट अलवीरा, जो कि उनकी बहन है, कल शाम ही जोधपुर पहुंच चुके हैं और आज कोर्ट में पेश होंगे। वहीं सलमान की फैमिली और उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स उनके लिए दुआ कर रहे हैं ताकि वो सही कोर्ट से बरी होकर घर वापस आ जाएं, उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अलवीरा को लकी मस्कट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हिट एंड रन केस मामले में सलमान बरी हो गए थे। उस समय भी अलवीरा उनके साथ थी, हर कदम पर उनके साथ थी और उन्हें ऐसा लगता है कि अलवीरा उनके लिए लकी मस्कट है और इस मामले में भी शायद अलवीरा का या लकी का अलग काम आ जाए सलमान के लिए। अगर हम सलमान के मामले की बात की जाए जो उनके खिलाफ दर्ज किया गया जोधपुर कोर्ट में आर्म्स एक्ट के तहत, उस मामले में 7 से 8 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 से 8 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उनका लकी मस्कट अलवीरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए और मामले में सुनवाई 1 फरवरी से शुरू होगी। उधर चार्जेस फ्रेम होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से तलाक की अर्जी दायर की है। शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई ने कुछ दिन पहले इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 364 यानी हत्या के मकसद से अपहरण, 302 यानी हत्या, 34 यानी कई लोगों के एक मकसद के लिए साजिश को अंजाम देना, 203 यानी अपराध के मामले में गलत जानकारी देना और 201 यानी सबूत खत्म करने का मुकदमा चलेगा। अगली तारीख 1 फरवरी को रखा गया है। उस दिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस को लाए जाएंगे, फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद विटनेसेस को बुलाया जाएगा। संजीव और इंद्राणी पर 307 यानी हत्या की कोशिश और 120B के तहत अलग से भी केस चलेगा। ये धाराएं उन पर शीना के भाई मिखाइल के मर्डर की साजिश रचने के लिए लगाई गई हैं। इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है। मंगलवार को जब ये तीनों कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें अलग अलग बिठाया गया। सीबीआई ने 19 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि राहुल और शीना के बीच रिश्तों से नाराज होकर ही इंद्राणी ने शीना का मर्डर किया था। इंद्राणी ने संजीव खन्ना और ड्राइवर की मदद से शीना का मर्डर किया। लेकिन हमें ये देखना है कि इस केस में मोटिव क्या है, गुनाह किस लिए, शीना बोरा का मर्डर, हत्या क्यों की गई थी। शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी। कथित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद में अप्रैल 2012 में उसका मर्डर हुआ था।
2015 में एक दूसरे केस में शामवर की गिरफ्तारी के बाद शीना की हत्या का राज खुला था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन लिट्टीपाड़ा से झामुमो के विधायक अनिल मुर्मू के आकस्मिक निधन हो जाने से विधानसभा की कार्यवाही आज स्थगित रहेगी। अनिल मुर्मू का निधन मंगलवार शाम दुमका में हुआ। आज उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से विधानसभा लाया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन और घेराव करेगी। कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। और चलिए झारखंड की तमाम अहम खबरों के लिए सीधा चलते हैं ज्ञान रंजन के पास। ज्ञान रंजन, क्या है आज झारखंड की अहम खबरें? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा 11 बजे से प्रश्नकाल होने थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अनिल मुर्मू के मंगलवार को निधन हो जाने के कारण शायद आज विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। जो जानकारी मिल रही है विधायक अनिल मुर्मू का कल शाम दुमका में निधन हो गया। वो 47 वर्ष के थे और उनके निधन पर हालांकि इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास, विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इस बीच जो जानकारी मिल रही है हेलीकॉप्टर से अनिल मुर्मू के पार्थिव शरीर को विधानसभा परिसर में लाया जाएगा 11 बजे के लगभग में और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसको लेकर के कल मंगलवार को ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से ही बात की थी कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए और जो जानकारी मिल रही है सरकार ने हेलीकॉप्टर इसके लिए उपलब्ध करा दिया है। और आज दिवंगत नेता अनिल मुर्मू, विधायक जो है अनिल मुर्मू के पार्थिव शरीर को विधानसभा लाया जाएगा और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है इसी के साथ ही सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया जाएगा। आज सदन नहीं चलेगा, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ RBI के आंचलिक कार्यालय को घेराव करने का फैसला लिया है और इसका नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस। जो जानकारी मिल रही है इसको लेकर ऑस्कर फर्नांडिस रांची पहुंच चुके हैं वो, और इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी है, जो राज्यसभा सांसद छाया वर्मा है जो रायपुर से आती हैं, वो भी रांची पहुंच चुकी हैं और आंचलिक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर व्यापक तैयारी की है। रांची के अलावा जो रांची से सटे हुए जिले हैं वहां से भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि नोटबंदी के माध्यम से एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को उजागर करना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। और इसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने व्यापक आंदोलन छेड़ रखा है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और झारखंड की अहम खबरों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले रूस को लेकर शुरू से नरम रहा है और यही कारण है कि उनके इस रवैये को कई लोग शक की निगाह से भी देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही ट्रंप ने रूस को एक और प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव से रूस और अमेरिका दोनों को फायदा होगा। अमेरिका और रूस दुनिया के ऐसे दो मुल्क हैं जिनके पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में कटौती की बात हो रही है। ऐसे में इन दो मुल्कों के पास इतनी भारी संख्या में ऐसे घातक हथियारों का होना बेहद हैरान करने वाला है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ एक ऐसी संधि करने का सुझाव दिया है जो परमाणु हथियारों की संख्या में ठोस कमी और रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देगी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। अब देखते हैं कि क्या हम रूस के साथ कुछ अच्छी संधियां कर पाते हैं। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों में कमी आनी चाहिए। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर चुके ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण रूस इस समय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बहुत से लोग फायदे में हो सकते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध यूक्रेन, सीरिया युद्ध में रूस की सहभागिता और अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए गए कथित साइबर हमलों में उनके जुड़ाव के चलते लगाए गए।
अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के उलट ट्रंप का रवैया रूस को लेकर नर्म रहा है और ये बात अमेरिका की राजनीति के लिहाज से नई है। ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर कई लोग चिंता भी जता चुके हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनर ने चेतावनी दी थी कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप रूस की ओर से पैदा किए जाने वाले खतरों को समझ नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी में मैदानी इलाकों में जमकर सर्दी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पर्यटक जहां सीजन की बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों को इसके कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा उत्तर भारत बर्फबारी की वजह से भीषण ठंड की चपेट में है। हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का जहां एक और सैलानी मजा उठा रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारी बर्फबारी के कारण जहां हिमालयी राज्यों में तापमान 0 से माइनस में चला गया तो वहीं मैदानी इलाकों में शीत लहरी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हालांकि इन सबसे बेपरवाह पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। माइंड ब्लोइंग और इतना अच्छा है ना, और मैं चाहता हूँ मेरा देश के नागरिक इसको एंजॉय करने के लिए आए। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में पर्यटक बर्फ में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इससे मनाली में बिजली पानी के रास्ते बंद होने से दिक्कत भी हो रही है। कश्मीर घाटी में भी भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है तो आम सड़कें भी बर्फ से ढकी हुई हैं। अगले कुछ और दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। काफी जगह में बर्फबारी अभी 2 से 3 दिन जारी रहेगी, परंतु उसमें हैवी की संभावनाएं कम हो गई हैं, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफी एरिया में होगी। बर्फबारी का असर हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया, लेकिन पर्यटन के लिहाज से ये मौसम खासा फायदेमंद साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चलिए वेकअप जिंदगी में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।